अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फसल ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज हम इनमें इनके एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन भी कर लें। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं फसल ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो क्या है। तो फसल ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस लॉ के मुताबिक आप हीट एनर्जी को मैकेनिकल और मैकेनिकल एनर्जी को आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। शर्त यह है कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड हो। लेकिन जब हम एमडीकेट वगैरह के लिए पढ़ते हैं तो सबसे पहला हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को और हम क्या कह सकते हैं। तो जनाब इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। नंबर 2, इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो है गिवन हीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस यूजफुल वर्क डन, यानी डेल्टा यू हमेशा गिवन हीट और वर्क डन के बराबर होना चाहिए। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा गिवन हीट और वर्क डन के बराबर होनी चाहिए। अब इसकी जो साइन कन्वेंशन है वो हमें याद होना चाहिए, जो हमेशा हमारे पास न्यूमेरिकल की शक्ल में आते हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं एमडीके टीकेट में, और वो बच्चा अगर गलत कर सकता है तो सिर्फ इस वर्क की वजह से जो अभी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। देखिए, प्लस माइनस क्यू बराबर है प्लस माइनस यू और प्लस माइनस डब्ल्यू। ठीक हो गया। यानी अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ एक छोटा सा सिस्टम बना दूँ, यहाँ मैं एक छोटा सा सिस्टम बना दूँ समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। देखें, ये है कोई मूवेबल पिस्टन। देखिए, अगर हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो इट ऑलवेज बी कंसिडर पॉजिटिव। इसके नतीजे में अंदर इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा। तो अगर इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो रहा है, यानी अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, अगर डेल्टा यू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। अच्छा जी, फिर इसके नतीजे में जो पिस्टन होगा वो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो हम कहेंगे वर्क इज़ पॉजिटिव। और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं अल्फाज में हम इसको यूँ बोलते हैं कि भाई वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। ये तो सब बच्चों को पता है, ये कोई नई बात तुम्हें नहीं बता रहा। अच्छा जी, अब इसका बिल्कुल कन्वर्स देखें। अगर आप पिस्टन को नीचे प्रेस करते हैं तो वर्क इज़ कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। इसके नतीजे में डेल्टा यू में कमी आएगी तो इट कंसिडर टू बी नेगेटिव, टेम्परेचर कम हो रहा होगा। और हीट बाहर की तरफ जाने का मतलब है कि हीट इज़ नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन ज़रूर याद रखिए। एक दफ़ा मैं फिर दोहराऊँ, अगर सिस्टम को हीट आप प्रोवाइड करेंगे पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है तो पॉजिटिव, या यू में इजाफा हो रहा है तो पॉजिटिव, और पिस्टन ऊपर जा रहा है तो वर्क इज़ पॉजिटिव। अगर आप फ़र्ज़ करें इसको नीचे कम मतलब इसको प्रेस कर रहे हैं तो वर्क इज़ नेगेटिव। नतीजे में फिर हीट जब बाहर निकले तो ये नेगेटिव, और फिर इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी डेफिनेटली, तो फिर डेल्टा यू भी नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन मेरे बच्चे को याद होना चाहिए। अब एमडीकेट टीकेट में इस पर सवाल कैसे आता है। फ़र्ज़ करें वो कहते हैं कि भाई साहब एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आपने हीट दिया 400 जूल्स, और उसके नतीजे में उसने जो काम किया वो फ़र्ज़ करें है 100 जूल्स। बताइए इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया। तो हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो गिवन हीट और वर्क डन के डिफरेंस के बराबर है। तो 400 माइनस 100 तो इट विल गिव यू 300 जे। ये आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसमें कन्फ्यूजन कहाँ हो सकता है कि अगर वो बाय द सिस्टम की जगह कहे ऑन द सिस्टम, अगर वो बाय द सिस्टम की जगह क्या कहे, ये था बाय द सिस्टम। अगर वो कह दे ऑन द सिस्टम तो फिर हमने ये 100 जो है ये नेगेटिव लेना है। तो जब हम इसको नेगेटिव लेंगे तो डेफिनेटली फिर इसका आंसर कुछ और आएगा। तो
हमेशा MDK टिकेट में अगर कोई छोटा सा न्यूमेरिकल आता है इस पर, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि क्या वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम है या वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। ठीक है मेरे बच्चों, आइए अब इसका एप्लीकेशन थोड़ा डिस्कस करते हैं। आज हम जो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं वो है आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस मेरे प्यारे बच्चों, आइसो का जो बेसिकली मतलब है वो है सेम, बेरिक का जो लफ्जी मतलब है वो है प्रेशर। इसका मतलब ये है सेम प्रेशर। अच्छा, जो सेम प्रेशर हो गया तो फिर इससे हम क्या मतलब लेंगे? अगर मैं 2 पॉइंट्स ले लूँ फ़र्ज़ करें, और मैं कहूँगा भाई यहाँ पे प्रेशर जो है वो फ़र्ज़ करें 760 mm है, मैं मिसाल के तौर समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और फिर मैं कहता हूँ बना मेरे पास एक और पॉइंट भी है, और वो पॉइंट जो है ये P1 हो गया, यहाँ पे प्रेशर जो है यहाँ पर भी 760 mm है। देखो ना, सेम है ना, तो बताइए इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? डिफरेंस होगा 760 माइनस 760 कितना आया? 0। इसका मतलब ये है कि डेल्टा P 0, यानी सेम प्रेशर से मुराद है उसका जो डेल्टा P होगा वो 0 होगा। आइए, ये तो वो बुनियादी बात थी जो तकरीबन 99.9% बच्चे जानते हैं। आइए अब इसको MDCAT या ECAT के लिए कैसे तैयार करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आपके साथ मैं शेयर करूंगा, मैं हेडिंग भी डाल के दूंगा ताकि मैं आपको याद करने में और मुझे भी याद रहे कि मैं कौन कौन से पॉइंट आपको डिस्क्राइब करके दे रहा हूँ। सबसे पहला है इक्वेशन ऑफ स्टेट। सबसे पहला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये सबसे पहला पॉइंट है जो मेरे बच्चों को समझ में आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ स्टेट से मुराद ये है कि इस प्रोसेस में V और T चेंज होता है जबकि P कांस्टेंट रहता है। यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, V और T ये दोनों चेंज होते हैं जबकि P यहाँ कांस्टेंट होता है। अच्छा जी, ज़रा अगर हम इस पे एक दफ़ा देखें अपने प्रीवियस क्लासेस में, तो V और T का रिश्ता है जिसे हम चार्ल्स लॉ कहते हैं, जिसके अंदर हम P कांस्टेंट रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आइसोबेरिक प्रोसेस है ये चार्ल्स लॉ को ओबे करता है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये है कि आइसोबेरिक प्रोसेस ओबेज चार्ल्स लॉ। सबसे पहला पॉइंट मेरे बच्चों को ये आया, और उसका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कुछ यूँ होगा, यकीनन सारे बच्चे जानते हैं, इसमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो है ये इक्वेशन, यकीनन ये हमने केमिस्ट्री में भी और प्रीवियस क्लासेस फिजिक्स में भी चार्ल्स लॉ में डिस्कस किया है। बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये है बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्टेट। आइए अब इसके जो सेकंड पॉइंट है वो भी नोट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 2, अच्छा जी, दूसरा है इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम सबकी तवज्जो होनी चाहिए। इंशाल्लाह ये पॉइंट्स करने के बाद आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए, अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं P और V का, if we draw a graph between P and V, देखिए मैं आपके सामने ग्राफ ड्रा कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये एक और ये दूसरा, ये 2 ग्राफ में बना के दे रहा हूँ, सबकी तवज्जो होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास V1 है और ये मेरे पास V2 पॉइंट है, जबकि P कांस्टेंट है तो P कोई भी हो सकता है। हाँ, फ़र्ज़ करें मैंने ये एक पॉइंट लिया P के लिए, इसका मैंने नाम रखा P। अच्छा जी, यहाँ पर भी मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ V1
और एक ले रहा हूँ V2, और जनाब यहाँ पर भी मैं प्रेशर कांस्टेंट है तो कोई एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ। अब मैं अगर इसका आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर तो कांस्टेंट रखूंगा लेकिन वॉल्यूम तो चेंज होगा, तो देखिए एक मैंने ये बनाया और एक मैंने ये पीवी डायग्राम बनाया। दोनों में फर्क क्या है? ये देखिए यहां से V1 है, अब देखिए ये देखिए ये है V1, ये रहा V2, ये रहा V1 और ये रहा V2। सबकी तवज्जो होनी चाहिए। ये साबित करता है, यानी इस डायग्राम से हमें ये समझ आ रहा है कि वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है। तो ये है असल में एक्सपेंशन, ये है एक्सपेंशन प्रोसेस। ये है देखें ना, इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है। देखो ये लाइन, देखो एरो कहाँ है, ये ज्यादा से कम की तरफ है, तो ये कहलाता है आपके पास कंप्रेशन। अब आगे मैं डिस्कस करूंगा। अब जरा गौर से देखें, अगर मैं सबसे पहला इससे मैं अलग अलग डिस्कस करूंगा, पहले मैं एक्सपेंशन वाले को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए सबसे पहला मसला ये है, इसका जो स्लोप है, स्लोप का फार्मूला क्या है? स्लोप का फार्मूला है dP/dV। दिस इज कॉल्ड स्लोप। यानी जब आप प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान स्लोप निकालेंगे तो dP/dV होगा। अच्छा, बाज़ बच्चे कहेंगे सर ये तो हमें समझ नहीं आ रहा, ये dP/dV कैसे हुआ? देखें, अगर हमें प्रीवियस क्लास याद हो तो प्रीवियस क्लास में हमारे पास देखें हमने x यूं लिया और अल्लाह आपका भला करे हमने y इस तरह लिया। ये देखें ये कहलाता था स्लोप। तो हम इसको कैसे मालूम करते थे? देखें हम इस पर ये वाला डिवाइड करते थे। ये क्या था? ये था डेल्टा y, ये था डेल्टा x। तो हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे डेल्टा y/डेल्टा x। बेसिकली ये क्या था? ये था परपेंडिकुलर, ये था आपका बेस। इसी को हम कहते थे टेंजेंट थीटा, और यही तो था जिसे हम स्लोप कहते थे। अब ज़रा गौर से देखिए, यहाँ डेल्टा x की जगह क्या है? यहाँ डेल्टा x की जगह डेल्टा v है, और यहाँ डेल्टा y की जगह क्या है? यहाँ पर है p, यानी dp। अब इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा p/डेल्टा v, यानी अगर आप इसको लिखेंगे तो यूं भी लिख सकते हैं डेल्टा p/डेल्टा v। हाँ, ये कहलाता है स्लोप। ये जनरल फार्मूला हुआ स्लोप के लिए। अब हम देखना चाहते हैं कि इन दोनों के स्लोप क्या है। नंबर वन सबसे पहला पॉइंट, स्लोप ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे वो कंप्रेशन हो, स्लोप ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस। देखिए क्या होगा, फार्मूला देखिए, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आएगा, अगर मैं इसको यूं लिखूं, डेल्टा p/डेल्टा v, या मैं इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखूं तो ये लिखूंगा। बताइए इसमें डेल्टा p क्या है? एक जैसा है ना सारा p, तो p से p निकलेगा तो क्या आएगा? 0। तो 0 डिवाइडेड बाई dv। इसका मतलब ये है कि द स्लोप ऑफ द आइसोबेरिक प्रोसेस इज 0। आइसोबेरिक का जो प्रोसेस का जो स्लोप है, चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे वो एक्सपेंशन हो, दोनों में इसका जो स्लोप है वो 0 है। बिल्कुल क्लियर हो गया? ये तो पहला पॉइंट आपके पास आया। इसके बाद और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से मिल सकती है? नंबर 1 स्लोप 0 हुआ। नंबर 2 हमारे पास क्या है? पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये है कि आइसोबेरिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि आपको हीट देना पड़ता है। जब आप हीट देंगे तो कौन सा इफेक्ट होता है? इंटरनल एनर्जी में इजाफा होता है। तो हम इसे कहते हैं इन आइसोबेरिक एक्सपेंशन हीटिंग इफेक्ट इज ऑकर। हीटिंग इफेक्ट। नंबर 3 टेम्परेचर में इजाफा होगा। जब आप नीचे से हीट देंगे तो टेम्परेचर में तो इजाफा होगा, नंबर 4 टेम्परेचर में इजाफा होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी इजाफा होगा। इंटरनल एनर्जी में भी इजाफा होगा। नंबर 5 हीट जो है वो इनसाइड फ्लो होगा। हीट फ्लोज इनसाइड।
फ्रॉम आउटसाइड, इट कंसिडर टू बी पॉजिटिव, तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। नंबर 3, जब आप हीट देंगे इस रिजल्ट क्या होगा, एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसमें वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वर्क डन पॉजिटिव होता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? अब देखिए एक दफ़ा मैं समराइज कर रहा हूँ, समराइज देखिए, जब मेरे पास ये सिस्टम था, हाँ जी, मेरे पास ये सिस्टम था, इस सिस्टम को मैंने हीट दिया, जब मैंने हीट दिया तो पॉजिटिव, टेम्परेचर में इजाफा हुआ तो पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी में इजाफा हुआ तो पॉजिटिव, पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया तो वर्क इज पॉजिटिव। अच्छा जी, क्योंकि आप हीट देते हैं तो अंदर क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसको कूलिंग इफेक्ट कहते हैं, तो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारे आपके एमसीक्यूज तो हैं। ये कहाँ से पता चलता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें इधर से पता चला। कहाँ से पता चला, सिर्फ इस वाले ग्राफ से। ये वाला ग्राफ आएगा तो आपसे वो पूछ सकता है कि बताइए ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आपको क्या लग रहा है कि वॉल्यूम में कमी हो रही है या वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है? तो जनाब आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि इन दिस केस इन द एक्सपेंशन द वॉल्यूम इज एक्सपेंडेड। ठीक हो गया, ये तो पहली बात। दूसरा, आपसे इसमें एमसीक्यूज पूछ सकता है कि बताएं इसका स्लोप कितना है, तो मैंने आपको बता दिया ये आइसोबेरिक का जो है ना प्रोसेस में कोई स्लोप आपका नहीं होता। आपसे इसमें ये पूछ रहा है कि भाई साहब आप ये बताएं इसके अंदर वर्क डन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो एक्सपेंशन में चूंकि पिस्टन ऊपर जा रहा होता है लिहाजा इसका जो वर्क होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि V1 कम है V2 ज़्यादा है, तो V2 से V1 निकलेगा तो आपके पास पॉजिटिव आना चाहिए। यानी आपका जो वर्क का फार्मूला है वो हम अभी पढ़ेंगे भी, वो है P डेल्टा V। तो डेल्टा V से मुराद V2 माइनस V1, तो V2 ज़्यादा है V1 कम है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आ रहा है। इस ग्राफ में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताएं इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव, तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए। इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा या कमी होगी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, इंटरनल एनर्जी में और टेम्परेचर में इजाफा होगा और पॉजिटिव होना चाहिए। आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें हीट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप उसको बता दें जनाब हीट इसमें पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन के और प्रोसेस आइसोबेरिक है तो बाहर से हीट मिलना चाहिए। ठीक है जी। आपसे पूछ सकते हैं बताएं ये जो ग्राफ है इसके अंदर प्रेशर में कितना चेंज है, तो आप बोलेंगे भाई ये तो आइसोबेरिक प्रोसेस है, इसमें तो प्रेशर में कोई तब्दीली नहीं है। बात क्लियर हो गई? तो ये एक ग्राफ से हम इतनी सारी बातें इसमें से समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए अब इस ग्राफ की बात करते हैं, तो इस ग्राफ में भी सारी बातें हैं। नंबर 1, इसके अंदर भी प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, लिहाजा इसका भी स्लोप 0 होगा। नंबर 2, आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताएं इसमें जो है ना एक्सपेंशन है या कंप्रेशन, तो चूंकि आपका यहाँ ग्राफ से पता चल रहा है कि आप V2 से V1 पर आ रहे हैं तो आप पिस्टन नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वॉल्यूम में कमी आ रही है। वॉल्यूम में कमी आने पर वर्क जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि पिस्टन नीचे जा रहे हैं तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इसके अलावा आपसे कह सकते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में कमी आएगी, क्योंकि जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो बाहर हीट निकलेगी तो हीट नेगेटिव होगा, अंदर इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो देखिए ये दोनों ग्राफ तकरीबन आपस में मिलते जुलते हैं। अच्छा, एक और बात इसमें याद रखिए, जैसे इसमें हीटिंग इफेक्ट हो रहा था तो इसमें कौन सा इफेक्ट होगा, इसमें कूलिंग इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मैंने सारी बातें बता दी किसके बारे में, इंटरनल एनर्जी इसमें नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा जी, और इसके अलावा जो है वर्क डन भी इसमें नेगेटिव होना चाहिए। आइए अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, ये सारी बातें इसके साथ ही आपको आखिर में मैं वर्कशीट दूंगा, तो ये सारी बातें अगर आपको याद आ रही हो तो फिर आप एमसीक्यूज कर सकते हैं, वरना एमसीक्यूज आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चले जी आगे चलिए। हमारे पास अब है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर है क्या, पॉइंट नंबर है 3, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस। specific heat of isobaric process। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि आइसोबेरिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट क्या होना चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइसोबेरिक प्रोसेस जो है वो है द स्पेसिफिक, याद रखना बेटा, द स्पेसिफिक
specific heat of isobaric process. F upon 2 plus 1 into R. ठीक हो गया जी। तो द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस इज Cp बराबर है F अपॉन 2 प्लस 1। अच्छा याद रखिए F क्या है, F को कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और याद रखिए फॉर मोनो एटॉमिक इसकी वैल्यू 3 है, फॉर डाई एटॉमिक इसकी वैल्यू 5 है, एंड फॉर पोली या ट्राई इसकी वैल्यू 6 भी पॉसिबल है, 7 भी। लो टेम्परेचर पर 6 है, हाई टेम्परेचर पर 7 है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखिए सबसे पहला ये है कि हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए मैं इसकी आपको एक छोटी सी प्रूफ दिखा दूं कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक हो गया बेटा मेरे। देखिए हम जानते हैं, यकीनन सारे बच्चे जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एज वी नो दैट Q ऑफ P इज इक्वल टू Q ऑफ, चले जी मैं एक और तरीके से कर दूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये मेरे पास इसके बराबर है, डेल्टा Q बराबर है डेल्टा W के। आइसोबेरिक प्रोसेस में जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो हम इसको यूं लिखेंगे P डेल्टा V। किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि डेल्टा W आइसोबेरिक प्रोसेस में हम यूं लिखते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो P डेल्टा V है इसको मैं NR डेल्टा T भी लिख सकता हूँ। यकीनन आप जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे तो आपका पहला इक्वेशन तो यूं आएगा, देखिए PV1 इज इक्वल टू NRT1 और दूसरे स्टेट पर आएगा PV2 बराबर NRT2। आप इस इक्वेशन से इसको निकालेंगे तो यही इक्वेशन मिलेगा। हाँ जी, सही है कि नहीं है। यानी इससे इसको निकालेंगे तो यूं आएगा PV2 माइनस PV1, इससे इसको निकालेंगे तो आएगा NRT2 माइनस NRT1। आया कि नहीं। और यहाँ से आप क्या कॉमन ले ले, P कॉमन ले ले तो आएगा V2 माइनस V1 जिसे कहते हैं डेल्टा V, और यहाँ से NR कॉमन ले ले तो आएगा T2 माइनस T1, वो डेल्टा T के बराबर है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन को मैं यूं भी लिख सकता हूँ, डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T। अच्छा जी, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे आगे इंटरनल एनर्जी वगैरह में। वो क्या है कि हम जानते हैं क्या जानते हैं जनाब, हम ये जानते हैं कि जो डेल्टा U है ये बराबर है, जनरली ये जो बराबर है ये बराबर है F अपान 2 NR डेल्टा T। यहाँ F से मुराद क्या है, F से मुराद है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मैं इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेना चाहता हूँ मोनो के लिए, तो मोनो के लिए इसकी जो वैल्यू है अच्छा जी, F से मुराद है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और मोनो के लिए मैंने अभी पहले बताया इसकी वैल्यू 3 है, और अल्लाह आपका भला करें डाई के लिए इसकी वैल्यू जो है 5 है, और पोली या ट्राई के लिए इसकी वैल्यू 6 भी मुमकिन है, और 7 भी। लो टेम्परेचर के लिए 6 होता है, हाई टेम्परेचर के लिए 7 होता है। तो अब हम एक काम करते हैं, अच्छा, और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि डेल्टा Q जो है एट कांस्टेंट प्रेशर पर NCP डेल्टा T के बराबर होता है। हाँ जी, तो अब हम एक काम करते हैं, हम ये जो वैल्यू है और यहाँ लगाते हैं, और ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ लगाते हैं। तो लगाने के बाद देखें ये बन जाएगा मेरे पास, देखें ये वाला जो इक्वेशन है इस पे ये बनेगा NCP डेल्टा T। ये देखिए डेल्टा U की जगह आ गया F डिवाइडेड बाई 2 NR डेल्टा T, और ये तो मेरे बच्चे पहले से जानते हैं वो है NR डेल्टा T। अच्छा जी, अब ज़रा आगे चलिए और देखिए, देखें यहाँ से क्या कॉमन है, एक N कॉमन है, एक R कॉमन है, एक डेल्टा T कॉमन है। तो यहाँ पे रहा F अपान 2 प्लस 1, और यहाँ पे NCP डेल्टा T। देखिए कोई कैंसलेशन है जी, ये N के साथ, डेल्टा T के साथ, जो आपके पास बचा वो बचा CP बराबर
F/2 + 1 और ये R। देखिए दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी स्पेसिफिक हीट ड्यूरिंग द आइसोबैरिक प्रोसेस उसकी जो वैल्यू है वो ये है। अब जरा आइए इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। देखिए अब मुझसे वो पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये बताओ, मुझसे वो पूछ रहे हैं भाई साहब आप ये बताओ कि आइसोबैरिक प्रोसेस में मोनोएटॉमिक के लिए फॉर मोनोएटॉमिक के लिए Cp की वैल्यू क्या है, यानी द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर मोनोएटॉमिक। तो बेटा मेरे हम जानते हैं कि मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो Cp है वो आ जाएगा 3/2 + 1 इंटू आर। हल करेंगे तो आएगा 5/2R। अब MCQs में अगर 5/2R है तो आप उसको क्लिक कर दें। इसी तरह वो आपसे ये भी कह सकता है कि ये बताओ डाई के लिए इसकी वैल्यू क्या है, यानी फॉर डाई एटॉमिक। हाँ जी, फॉर डाई एटॉमिक उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 5। तो Cp की वैल्यू क्या होनी चाहिए, F/2 + 1 इंटू R। तो ये आपके पास आ जाएगा F5/2 + 1 इंटू R। तो दिस इज 7 2 5 5 और 2 कितने हुए, 7/2 इंटू R। ये आपके पास आया। सेम सवाल आपके लिए कर सकता है फॉर लो टेम्परेचर द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6 फॉर पोली या फॉर ट्राई, और फॉर हाई टेम्परेचर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 7, ठीक है, फॉर पोली या फॉर ट्राई। ठीक हो गया। अच्छा जी, दिस इज I। ओके, सो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, Cp बराबर है 6/2 + 1 इंटू R। तो ये रहा 6 7 8/2 इंटू R या 4R। ये याद रखिए MCQs हैं सारे। तो 4R Cp की वैल्यू है ट्राई के लिए। इसी तरह जब टेम्परेचर लो हो, और फॉर हाई टेम्परेचर जो है द वैल्यू ऑफ Cp इज कितना आएगा F की जगह क्या लिखेंगे, 7/2 + 1 इंटू R। तो ये रहा 7 8 9 9/2R। सो दिस इज द वैल्यू फॉर Cp, लेकिन कब, फॉर हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक हो गया, ये क्लियर है, आई होप सो। ये बिल्कुल आपको अब इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बल्क मॉडुलस। पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक हो गया। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आपसे सवाल MCQs में पूछ सकता है कि ड्यूरिंग द आइसोबैरिक प्रोसेस द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि ये बल्क मॉडुलस क्या है। तो हमने फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक था न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, उसके अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा था। इसके अलावा आपने बहुत पहले जो है अपने छोटे क्लासेस में यानी 9 10 में आपने यंग मॉडुलस के बारे में भी पढ़ा था। ठीक हो गया। तो पहले दरअसल ये यंग मॉडुलस जो है ना था, अब जो है ना हमने उसको बल्क मॉडुलस कहा। दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि यंग मॉडुलस में सॉलिड होता है, उसमें लीनियर यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन भी मुमकिन है और वॉल्यूमेट्रिक भी है, जबकि बल्क मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसमें, ये वैलिड है लिक्विड में और गैसेस में। ठीक हो गया। और उसमें लीनियर एक्सपेंशन नहीं मुमकिन, सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मुमकिन है। तो चलिए जी, सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला इसका है डेल्टा P डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम V/ΔV। यकीनन आपको ये फार्मूला याद आ गया होगा, ये हमने उसमें इस्तेमाल किया था न्यूटन्स लॉ में स्पीड ऑफ साउंड के अंदर ये फार्मूला इस्तेमाल किया था। ये फार्मूला मेरे बच्चे को याद होना चाहिए। बेसिकली ये जो डेल्टा P है इसे हम कहते हैं स्ट्रेस।
एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है ना। और ये स्ट्रेस जो है यकीनन आपने छोटे क्लासेस में फोर्स अपॉन एरिया को कहा था। अब आपसे वो सवाल कर रहा है कि भाई आइसोबेरिक प्रोसेस में द बल्क मॉडुलस वैल्यू क्या होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताएं, हम किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आइसोबेरिक की। तो आइसोबेरिक में तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो जब कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंस कितना होगा? ज़ीरो होगा। तो जब आप इधर ज़ीरो लगाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या मिलेगा हमें के की वैल्यू ज़ीरो डिवाइडेड बाई वी अपॉन डेल्टा वी। तो किसी चीज़ पे आप ज़ीरो पर कोई भी चीज़ डिवाइड करें तो डेफिनेटली वी गेट ज़ीरो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें कोई ये कहे कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द स्पेसिफिक फॉर द आइसोबेरिक प्रोसेस की वैल्यू क्या है, तो मेरे बच्चे को ज़ीरो याद होना चाहिए। एमसीक्यूज़ में आ सकता है, हाँ जी, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। और उसके बाद अगर आपको ये आ गया तो आपका एमसीक्यूज़ बच जाएगा। फार्मूला मेरे बच्चों को याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये आप पहले कर चुके हैं और इसका प्रूफ भी मौजूद है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। नेक्स्ट पॉइंट जो है अब है हमारे पास वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस। हाँ जी, पॉइंट नंबर है हमारे पास 5, पॉइंट नंबर है 5 और टॉपिक यानी हमारा जो हेडिंग है वो है वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ दो किस्म के सवाल आ सकते हैं। मेडिकल के लिए यानी एमडी केट का सवाल अलग होगा और ई केट का सवाल अलग होगा। एम केट का सवाल अलग और उसका सवाल अलग होगा, ठीक है ना। तो मैं अभी सिर्फ मेडिकल का करवाऊंगा और इंशाल्लाह फिर जो है इंजीनियरिंग वालों का मैं इसके बाद किसी दूसरी जो है वो वीडियो में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करूंगा, या अगर टाइम मिला तो इसी में मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो जो है अभी तकरीबन 32 मिनट्स की तो हुई है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू पी डेल्टा वी के बराबर है इन केस ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस। देखिए जब हम ग्राफ बनाते हैं, यानी अगर हम पीवी डायग्राम बनाते हैं, तो ये मेरे पास V1 है और ये मेरे पास V2 है, और सपोज करें दिस इज सपोज टू बी P हम कांस्टेंट लेंगे। तो देखें ये एक्सपेंशन के लिए कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर डॉटेड लाइन यहाँ लगाऊँ तो दिस इज द एरिया अंडर कर्व, हाँ जी, और इसी को हम कहते हैं वर्क। एरिया अंडर कर्व इसी को कहते हैं वर्क, है कि नहीं बेटा? अच्छा जी, तो अब देखें अगर हम इस पर एरिया वाला सिंपल फार्मूला लगाए जो हम आम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड, लेकिन उसमें हम बच्चों को एक चीज़ नहीं सिखाते कि लेंथ और ब्रेड के दरमियान कंडीशन भी ये है कि इनमें 90 का एंगल हो। अगर 90 का एंगल नहीं है तो ये फार्मूला फेल हो जाता है। तो यहाँ पर V2 माइनस V1 से मुराद है डेल्टा V, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है P, तो P डेल्टा V, देखे P डेल्टा V, तो हम डेल्टा V की जगह V2 माइनस V1 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक हो गया। अब जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे इसको फिर यूं नहीं करते, ठीक है ना। इंजीनियरिंग के बच्चे अब यूं करेंगे, हाँ, वो ये करेंगे कि ये जो डेल्टा डब्ल्यू है, ये जो डेल्टा डब्ल्यू है, ये देखिए डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है किसके? ये होता है पी डेल्टा वी। अब आप इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर है पी डी वी। दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन का तरीका ये है, आप ये इंटीग्रेशन ले लिया, ये इसके साथ कैंसिल हुआ क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल है। तो यहाँ सिर्फ बचा वर्क, और वॉल्यूम कहाँ से? V1 से V2 तक है, तो ये रहा V1 से V2 तक और रहा पी डी वी। तो एक तो आपके पास ये फार्मूला हुआ। इसके अलावा हम इसको इस्तेमाल भी आगे करेंगे तो करेंगे यूँ कि हम जानते हैं पी वी बराबर होता है एन आर टी के। यहाँ से आप P मालूम करेंगे तो आएगा 1/VNRT। ये P की जगह ये वाला वैल्यू लगा दे तो ये आपके पास क्या बचेगा? फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, NRT कॉमन ले लेंगे। चलो जी एक दफ़ा मैं यूँ लिखता हूँ,
ये देखिए, ये पूरी वैल्यू मैंने इस p की जगह लगाई, एन आर टी डिवाइडेड बाई v इंटू डी वी। अब एन आर टी आप कॉमन ले लें, एन आर टी कॉमन लिया और ये रहा v1 और v2, और ये आपके पास क्या रहा, ये रहा 1/v इंटू डी वी। मेरे प्यारे बच्चों, इंजीनियरिंग के बच्चे जानते हैं कि जब नीचे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो वो ln के बराबर होता है। तो लिहाजा एन आर टी और ये रहा ln v, और लिमिट लगाएंगे v1 और v2। हाँ जी, जब लिमिट मौजूद हो तो कांस्टेंट नहीं लगाते। अच्छा जी, अब ज़रा देखिए वर्क किसके बराबर हुआ, वर्क बराबर रहा एन आर टी, और देखिए ln v2 माइनस ln v1। अब देखिए ln का, अब लॉ की प्रॉपर्टी सबको पता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि आप प्लस को मल्टीप्लाई में और डिवाइड को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब्ट्रैक्शन है तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ln v2 अपान v1। मेरे प्यारे बच्चों, ये है वर्क डन फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और दिस इज़ द वर्क डन फॉर मेडिकल स्टूडेंट। तो अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को MCQs आएगा तो इस तरह का फार्मूला आ सकता है, और अगर इंजीनियरिंग वालों का आएगा तो उसका इस तरीके से कोई फार्मूला आ सकता है, NRT ln v2 अपान v1। आपसे कहेगा कि इसमें वर्क क्या है। अच्छा जी, एक बात याद रखिए, अगर ये v1 ऊपर हो v2 नीचे हो तो वर्क नेगेटिव होगा, और v2 ऊपर है v1 नीचे है तो वर्क पॉजिटिव होगा, क्योंकि v2 ज़्यादा है v1 कम है। ये बात जहन में याद रखिए। आगे चलिए जी, शाबाश। हमारे पास आगे जो मामला है वो है क्या, अब हमने आगे इसका इक्वेशन जो है वो डिस्कस करना है। वो क्या है, इसे कहते हैं फ्लोट इन आइसोबैरिक प्रोसेस। सबकी तवज्जो होनी चाहिए बेटा, आई होप सो। इतने डिटेल में आपको इंशाल्लाह कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, अब मैं इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं जो हम पहले से जानते हैं। वो क्या है, हम जानते हैं कि डेल्टा यू जो है, डेल्टा यू वो बराबर किसका होता है, सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। हाँ, एन सी वी डेल्टा टी, याद आ रही कि नहीं। अच्छा जी, और डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है, यकीनन एन आर डेल्टा टी के बराबर है, और ये हमें मालूम करना है। हाँ जी, हमें ये मालूम करना है। अच्छा जी, लेकिन मैं एक और बात भी आपसे शेयर करूं कि ये जो सी वी है, ये जो सी वी है, ये सी वी किसके बराबर है। देखिए, हम जानते हैं सी पी माइनस सी वी बराबर होता है आर के। दोनों तरफ सी वी से डिवाइड करो, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आया सी पी अपान सी वी, यहाँ पे आया 1 और ये रहा आर अपान सी वी। सी पी अपन सी वी यकीनन सारे बच्चे जानते हैं बराबर है गामा के। तो दिस इज आर डिवाइडेड बाई सी वी। अब सी वी यहाँ लाइए तो ये बनेगा आर अपान गामा माइनस 1 या गेमा माइनस 1। अब आप यहाँ पर लगाइए इसको, एन इंटू, ये देखो ये रहा आर डिवाइडेड बाई गेमा माइनस 1 और ये रहा डेल्टा टी। अब ये दोनों इक्वेशन यहाँ लगाएं, तो लगाने के बाद देखिए ये मेरे पास क्या बनेगा, डेल्टा क्यू ऑफ पी बराबर, देखो डेल्टा यू किसके बराबर है, एन सी वी, सी वी की जगह ये वैल्यू आई, एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 और प्लस एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कॉमन क्या है, एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी कॉमन लिया तो यहाँ रहा 1 गामा माइनस 1 और ये रहा प्लस 1। अब आप इसको हल करें, जब आप इसको हल करेंगे बेटा तो देखिए ये रहा Q ऑफ P बराबर रहा एन आर डेल्टा टी और एलसीएम लिया
एलसीएम ले लिया तो रहा गामा -1 1 प्लस गामा -1। देखें ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद जो बचा वो बचा क्यू ऑफ टी बराबर एन आर डेल्टा टी गामा अपान गामा -1। बेटा ये इक्वेशन भी आ सकता है, आपसे पूछ सकता है एल्सोबेरिक प्रोसेस में जो हीट हम प्रोवाइड करते हैं उसका मैग्नीट्यूड या उसका जो फार्मूला या जो वैल्यू भी, देखो ना गामा की जो फिक्स वैल्यू 1.4 है, तो अगर मैं 1.4 लगाऊंगा तो मुझे एक मैग्नीट्यूड यहाँ मिलेगा। तो आप मालूम करके देखें कि वो वैल्यूज़ क्या है, तकरीबन कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, 3.5 मेरे ख्याल में आएगा। तो जनाब ये आपके पास एक इक्वेशन है जो मेरे बच्चे को याद रखना है, ठीक है। आइए द लास्ट पॉइंट, और वो है एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर है 7, पॉइंट नंबर 7 है और वो है एग्जाम्पल ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस। एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी स्टेट चेंज होता है, हाँ जी, ऑल स्टेट चेंजेस ऑकर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। मैं लिख देता हूँ ऑल स्टेट्स चेंजेस occurs at constant temperature and pressure। क्या मतलब ये है कि अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज करना चाहते हैं, गैस को लिक्विड में या लिक्विड को सॉलिड में चेंज करिए, इस दौरान प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक हो गया। तो अब हमारा ये टॉपिक तो टेम्परेचर का नहीं है, हमारा तो प्रेशर का है, लिहाजा हमारे पास दो बड़े एग्जाम्पल सामने आ गए। एक सबसे पहला एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ वाटर। पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या आया, वो आया बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी बॉइलिंग ऑफ वाटर नंबर 1, जब वाटर वेपर्स में तब्दील हो तो क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, प्रेशर तो कांस्टेंट होता ही है, ठीक है। और नंबर 3, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि लिक्विड से जब वो गैस में जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा जी, इस दौरान जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, इस दौरान जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा और इंटरनल एनर्जी भी इसकी पॉजिटिव होगी। ठीक हो गया। अलबत्ता इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो कांस्टेंट रहेगा और बाकी पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट और पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा, वो इंक्रीज होगी। ये आपके जहन में होना चाहिए। आइए इसका जो दूसरा एग्जांपल है वो भी मैं इसी जगह पे करूं, और वो है आपका, अल्लाह भला करे, वो दूसरा है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अच्छा जी, फ्रीजिंग ऑफ वाटर में वाटर आइस में तब्दील होगा, वाटर का आइस में तब्दील होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बेटा, वॉल्यूम में इजाफा होगा, इसमें जो वर्क होगा, उसमें जो वर्क होगा वो कैसे होगा, वो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर होगा, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में कमी होगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के खिलाफ काम करेगा। ठीक हो गया। और इसकी जो इक्वेशन है वो ये लेके देखिए, ये लेटेंट हीट से इसका ताल्लुक है, तो इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा ml बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, और इसका होगा -ml डेल्टा U प्लस डेल्टा W। इसके अंदर हीट में कमी आ रही है, इसके अंदर हीट में इजाफा आ रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। यकीनन
ये इक्वेशन आपने कहाँ पढ़ा है, लेटेंट हीट, और ये भी है लेटेंट हीट। एक हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ठीक हो गया। तो ये मेरे बच्चों आपको आज मैंने आइसोबेरिक वाला प्रोसेस मुकम्मल करवाया, एंड आई होप सो अब इसको आप एक दफ़ा ख़ुद भी देके रजिस्टर में इसको हल करें और इसको याद करें। उसके बाद में इसका जो है एक वर्कशीट आपको दूंगा, और आप इसका जो वर्कशीट है वो यकीनन अगर आप लोग सोक्रेटिव पे हो तो इसका सोक्रेटिव पे जो है, मैं सोक्रेटिव पे आपको रूम नंबर बता देता हूँ। इसका रूम है फिजिक्स, कैपिटल में है, क्विज 2। ठीक है ना, फिजिक्स क्विज 2, ये सारे कैपिटल में है, स्पेस कोई नहीं है। ये सोक्रेटिव यकीनन जो बच्चे देखेंगे उसके पास वो डाउनलोड कर दे सोक्रेटिव स्टूडेंट, और उसमें ये देखें, और फिर मैं आपको रिजल्ट भी सेंड कर दूंगा और साथ इसका वर्कशीट भी सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, आई होप सो आप इस वीडियो को इंटरटेन करेंगे इंशाल्लाह। फिर दोबारा कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।